हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आरएस आरटीएस परीक्षा खासतौर से मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, टिप्पणियाँ और बिंदु देखे थे। आज हम इसी श्रृंखला में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, बिंदु और टिप्पणियाँ देखेंगे। ये सभी आरएस मुख्य परीक्षा खास तौर से में आने लायक बिंदु हैं। आप इनको अच्छे से देखें और अच्छे से तैयार करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का पॉइंट है वो है व्यक्तित्व, मनोविज्ञान या व्यवहार जिसे कहा गया है आरएस मुख्य परीक्षा के सिलेबस में, उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो देखिए, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी क्या चीज़ होती है। किसी व्यक्ति की खास विशेषताओं या गुणों का समुच्चय या गत्यात्मक संगठन, यानी किसी व्यक्ति की विशेष गुण और विशेषताएं हैं, या आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के गुण या विशेषताएं हो सकती है, उनका एक डायनेमिक संगठन। डायनेमिक इस संदर्भ में कि इसमें परिवर्तन भी, ये गतिशील है, परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन भी होता है। तो पर मूल व्यक्तित्व व्यक्ति का बना रहता है। तो आगे देखिए क्या लिखा है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनोखा यानी यूनिक होता है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अनोखा होता है। ये गुणों का जो संगठन है, गुणों या विशेषताओं का जो समुच्चय है, यह हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, जिसके द्वारा व्यवहार करने, प्रतिक्रिया देने और चिंतन करने का संकेत मिलता है। तो एक व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा, किस प्रकार का चिंतन करेगा, किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके व्यक्तित्व पर। और व्यक्तित्व क्या है? कुछ विशेष गुणों, कुछ विशेष विशेषताओं का एक समुच्चय या डायनेमिक संगठन है। आप इसको इस ढंग से याद रख सकते हैं कि ए सेट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिक ट्रेड्स, यानी कुछ विशेष गुण है उसका ये समुच्चय है, और जिससे हमें संकेत ये मिलेगा कि व्यक्ति किस प्रकार तो प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स करेगा, किस प्रकार बिहेव करेगा और किस प्रकार थिंकिंग करेगा। आलपोर्ट जो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनकी परिभाषाएं भी पूछी जा सकती है। तो ये भी लगभग ऐसी ही परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा आप देख लो। मनोशारीरिक गुणों का, मनोशारीरिक का अर्थ है मानसिक और शारीरिक, दोनों प्रकार के गुण हैं इसमें, न केवल शारीरिक। कई बार अब हम लोग शारीरिक गुणों के आधार पर ही किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर लेते हैं और कहते हैं इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, इसका व्यक्तित्व बहुत खराब है। ऐसा नहीं है, मानसिक और शारीरिक दोनों गुणों का समावेश है व्यक्तित्व में। तो उसका गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के प्रति अपूर्व, यानी अपूर्व का अर्थ है यूनिक, समायोजन को तय करता है कि किसी भी प्रकार की सिचुएशन, वातावरण का अर्थ है यहाँ सिचुएशन से, कि किसी भी प्रकार की सिचुएशन में वो किस प्रकार एडजस्ट करेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके व्यक्तित्व पे। और व्यक्तित्व क्या चीज़ है? सिंपली याद रखें, मानसिक शारीरिक विशेष प्रकार के गुण हैं, उनका एक गत्यात्मक संगठन है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये व्यक्तित्व की विशेषताओं के संदर्भ में भी उल्लेखनीय है, इनको देखें कि व्यक्तित्व में मानसिक और शारीरिक दोनों गुणों का समावेश है। केवल शारीरिक गुण के आधार पर कि किसी व्यक्ति की लंबाई अच्छी है, किसी की बॉडी अच्छी है, शारीरिक संगठन अच्छा है, किसी का रंग सुंदर है, ये केवल व्यक्तित्व को डिसाइड करने वाले फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये केवल शारीरिक है गुण, जबकि उसमें होना चाहिए मानसिक भी। समान वातावरण होने पर भी उसके साथ समायोजन करने का तरीका अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग होता है, ये बिल्कुल क्लियर है। परिस्थिति एक जैसी है, जैसे मान लीजिए सामने से जो है कोई व्यक्ति आपके साथ उग्रता या जो है गलत तरीके से पेश आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए का हो सकता है अलग व्यवहार हो और बी का अलग हो, क्योंकि इसका क्या कारण है? ए का व्यक्तित्व बी से भिन्न है। तो समान परिस्थितियों में भी समायोजन करने का तरीका दो व्यक्तियों का अलग अलग होता है, और उसका कारण है उनके व्यक्तित्व में भिन्नता। व्यक्तित्व का फिर बार बार मैं कह रहा हूँ कि यही याद रखना है कि मानसिक शारीरिक विशेष गुणों का जो है
ये एक संगठन है, वो भी डायनेमिक है। एक व्यक्ति का व्यवहार दो अलग अलग समान अवसरों पे समान होता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। एक व्यक्ति जैसे मान लीजिए ए, और ए का जो व्यवहार है दो अलग अलग, दो बार अलग अलग, दो बार ए को एक बार जो है मान लीजिए बी ने कुछ कहा और दूसरी बार सी ने ही वैसी बात की, तो दोनों ही सिचुएशन में उसका व्यवहार समान होगा, दोनों समान अवसरों पर व्यवहार समान होगा। यानी परिस्थितियाँ दो दो बार आ रही है, आज आई और आज के 10 दिन बाद वैसी परिस्थिति आई, तो दोनों ही परिस्थितियों में जो ए का रिएक्शन है वो एक जैसा ही होगा, क्योंकि ए का व्यक्तित्व जो है हमेशा समान बना रहता है। आगे देखिए गत्यात्मक संगठन, ये जो शब्द आया इसका अर्थ क्या है कि मनो शारीरिक गुणों को एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। दो चीज़ें हैं इसमें कि ये दोनों जो गुण हैं मनो और शारीरिक गुण, उनको एक साथ स्टडी किया जाएगा, अलग अलग नहीं, मानसिक गुण का अलग और शारीरिक का अलग। यद्यपि इस संगठन में परिवर्तन हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि समय के साथ परिस्थितियों, कई व्यक्तियों को पहले गुस्सा खूब आता है लेकिन धीरे धीरे गुस्सा आना कम हो जाता है, तो ये परिवर्तन है, इसलिए कहा गया कि ये गत्यात्मक है। कई व्यक्ति पहले जो है एकांत स्वभाव में एकांत जीवन जीते हैं, फिर बाद में घुल मिलने ज़्यादा लग जाते हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि संगठन ऐसा नहीं है कि हमेशा रिजिड बना रहेगा, कठोर बना रहेगा, इसमें परिवर्तन भी संभव है। चलिए एक और पॉइंट ले लेते हैं हम, जो कि इसी मनोविज्ञान व्यवहार का ही पॉइंट है, बुद्धि। और बुद्धि हमने जो है भावनात्मक बुद्धि को हमने पहले देखा है पिछले वीडियो में, वो बुद्धि का एक प्रकार था। पहले हम केवल एक कॉमन सेंस में बुद्धि की परिभाषा लेते हैं और उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये व्यक्ति की समग्र या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, तार्किक चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावी तरीके से निपटता है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि व्यक्ति की एक टोटल जो है एबिलिटी या कैपेसिटी है, ठीक है, और ये सार्वभौमिक भी है, अर्थात ये सर्वत्र समान एक जैसी रहती है। सार्वभौमिक का अर्थ यही होता है। तो बुद्धि के सहारे व्यक्ति क्या करेगा? एक तो क्रिया करेगा, लेकिन कैसी क्रिया? उद्देश्यपूर्ण, यानी जो भी वो कार्य करेगा उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। दूसरी चीज़ है चिंतन करेगा, लेकिन रैशनल चिंतन करेगा, तार्किक, जिसमें कुछ तर्क हो, ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू का चिंतन करता रहे। और दूसरा है वातावरण के साथ वो अच्छे से समायोजित या डील कर पाएगा। तो इसी को हमने जो है इस तरह भी लिखा है कि टोटल और यूनिवर्सल एबिलिटी है एक व्यक्ति की, समग्र या सार्वभौमिक क्षमता है। उसके माध्यम से वो क्या करेगा? एक्शन जो उसका होगा, क्रिया जो होगी वो हमेशा पर्पजफुल होगी, निरुद्देश्य क्रिया कभी नहीं करेगा। और थिंकिंग जो होगी, उसकी सोच जो होगी वो हमेशा रेशनल होगी, तर्क पर आधारित होगी। और तीसरी चीज़ है वो वातावरण के साथ, परिवेश के साथ डील करेगा, वो भी कैसे? इफेक्टिवली डील करेगा। वातावरण के साथ प्रभावी तरीके से निपटने का क्या अर्थ है? ये जो शब्द आया वातावरण के साथ प्रभावी तरीके से कैसे निपटेगा, इसके लिए कुछ शब्द यूज़ किए हैं। एक तो समायोजन या अनुकूलन, यानी जैसा वातावरण है उसके अनुसार ढल जाना, उसको कहते हैं अनुकूलन। दूसरा है वातावरण को शेप करना, यानी वातावरण को अपने अनुसार बना डालना, ये भी कर सकता है। और तीसरा है चयन करना। चयन करने का अर्थ वो सर्वश्रेष्ठ चीज़ का सेलेक्ट करना, वो सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करना जो उस वातावरण में सबसे सूटेबल है। तो तीन चीज़ें हैं, एडजस्टमेंट या अडेप्शन, यानी वातावरण के साथ समायोजन करना या अनुकूलन होना, वातावरण को ही जो है रूपीकृत कर देना, शेप कर देना, और तीसरा है वातावरण के अनुसार ही स्टेप उठाना। यह है वातावरण के साथ निपटने का आशय। बुद्धि की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम। बुद्धि विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का योग है, यह हम पढ़ चुके हैं ऊपर कि टोटल जो क्षमताएं हैं एक व्यक्ति की, उसका योग बुद्धि है, जिसमें क्या है? सीखना, समझना, स्मरण करना, चिंतन करना,
ये जो सारी क्षमता है, किसी की सीखने की क्षमता अच्छी, समझने की क्षमता अच्छी, याद करने की क्षमता अच्छी, चिंतन करने की क्षमता अच्छी, तो उनका योग ही बुद्धि है। इसके माध्यम से व्यक्ति सार्थक या उद्देश्यपूर्ण कार्य करेगा। हम देख चुके हैं कि बुद्धि के माध्यम से जो वो एक्शन लेगा वो पर्पजफुल होगा, यानी सार्थक होगा, निरर्थक नहीं होगा। तीसरा है कि व्यक्ति जो चिंतन करेगा वो अमूर्त होगा, दिखाई नहीं देता है, लेकिन साथ ही साथ चिंतन कैसा होगा, तार्किक होगा। इसके माध्यम से व्यक्ति वातावरण के साथ अच्छे से निपट सकता है। तो ये तीन विशेषताएं तो आप देख सकते हैं कि परिभाषाओं में आ चुकी है। इसके बाद अगली है, इसके माध्यम से व्यक्ति कठिन कार्यों को भी अच्छे से समझकर करेगा। ये भी फिर वही बात है, वातावरण के साथ डील वाली बात, कि कठिन से कठिन कार्य हो, परिस्थिति कैसी भी हो, उसको अच्छे से समझ के अच्छा सा उसमें सेलेक्ट करेगा, यानी जो सर्वोत्तम विकल्प होगा उसका चुनाव करेगा। इसके द्वारा समस्या समाधान में गत अनुभवों और प्रशिक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। एक व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसको ध्यान में रहेगा कि पिछली बार भी ऐसी समस्या आई थी, तब मैंने क्या किया था, या कई बार ट्रेनिंग भी प्राप्त की जाती है किन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए। खास तौर से प्रशासन और प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया जाता है और वहाँ बताए जाते हैं कि ऐसी ऐसी समस्याएं आपके सामने आएगी, तो उस समय तरीका भी बताया जाता है, तो उसको वो रिकॉल कर लेता है जब एक्चुअल में समस्या आती है और उसका समाधान कर लेता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। वातावरण कैसा है, वंशानुक्रम यानी पीढ़ी दर पीढ़ी भी आप देख सकते हैं कि कई जो है पीढ़ी दर पीढ़ी विद्वान व्यक्ति पैदा होते रहते हैं। पिता विद्वान है, बेटा भी विद्वान है, उसका बेटा भी विद्वान है, बुद्धिमान है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वंशानुक्रम का ये जेनेटिक जिसे हम कहते हैं वो खोज है। दूसरी चीज़ है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है कि वातावरण किस प्रकार का है, किस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति रहता है, उसके अनुसार ही उसकी बुद्धि बन जाती है। तो इस प्रकार से ये बुद्धि के ऊपर हमने देखा, चाहे इसमें 50 शब्दों में पूछा जाए या 20 शब्दों में पूछा जाए, आप इसमें से छांट के उत्तर लिख सकते हैं। एक और पॉइंट मनोविज्ञान से ही संबंधित है, अधिगम यानी लर्निंग। लर्निंग का सिंपल अर्थ होता है सीखना। लर्निंग का सिंपल अर्थ है सीखना। तो सीखना या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया जो सार्वभौमिक रूप से निरंतर चलती रहती है। तो दो तीन बातें ध्यान रखें। सीखने का उद्देश्य क्या है? सीखने का उद्देश्य यह है कि जब आप उस चीज़ को सीख जाते हैं तो वो आपके लिए स्थायी बन जाती है। यानी जैसे मान लीजिए आपने हथियार चलाना सीख लिया है, तो फिर आप उसको भूलते नहीं है, स्थायी परिवर्तन आ जाता है। दूसरी चीज़ है कि ये सार्वभौमिक है, यानी सभी जगह चलती रहती है और निरंतर चलती रहती है सीखने की प्रक्रिया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो आगे देखिए, और एक अच्छी परिभाषा है इसकी कि अभ्यास से सीखेंगे। कहाँ से आप? अभ्यास से सीखेंगे, अनुभव से सीखेंगे या प्रशिक्षण से सीखेंगे। इन तीन के कारण, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, इनके कारण से आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आएगा या आपका व्यवहार परिमार्जित होगा, रिफाइंड होगा आपका व्यवहार, यानी परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर आएगा। उससे क्या होगा? यह हेल्पफुल रहेगा व्यक्ति के लिए किस चीज़ में? समायोजन करने में। जब आप सीख जाते हैं तो जब जो परिस्थिति आएगी उसके अनुसार आप किस तरह रिएक्ट करेंगे, उसमें यह आपके हेल्पफुल रहेगा। आप किसी चीज़ को लर्न करते हैं, परीक्षाओं में आप उपस्थित होते हैं, तो परीक्षाओं में आप आसानी से उसका उत्तर लिख पाते हैं। तो ये इसलिए है कि आपने जो है लर्न किया, सीखा, और अब आपको वो अच्छी तरह से याद हो गई और अब आपके लिए हेल्पफुल है समायोजन करने में, यानी परीक्षाओं में अपना उत्तर लिखने में। तो कुछ चीज़ें इससे संबंधित जो विशेषताएं कह सकते हैं इनको, अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, जैसा कहा निरंतर चलती रहती है। दूसरी चीज़, अधिगम प्रक्रिया सभी स्थान समय परिस्थिति में चलती रहती है। परिभाषा में ही ये दो शब्द आए, एक तो आया सार्वभौमिक और एक आया निरंतर। तो इससे आप लगा सकते हैं कि हमेशा चलती है, जीवन पर्यंत चलती है और सभी स्थानों पे चलती है। व्यवहार में परिवर्तन कैसा आएगा, जो देखिए, व्यवहार में परिवर्तन गुणात्मक आ सकता है या मात्रात्मक आ सकता है।
यानी पहले से ही कोई चीज़ आप जानते हैं लेकिन अब और ज़्यादा जान गए हैं, अब और अच्छे से जान गए हैं, ये भी हो सकता है। परिवर्तन सकारात्मक भी आ सकता है, नकारात्मक भी आ सकता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ सीखी है। अच्छी चीज़ सीखी है तो आपका परिवर्तन सकारात्मक आएगा, लेकिन आप गलत संगत में रहें, गलत लोगों की संगत में रहें, वहाँ आपने शराब पीना सीखा, नशा करना सीखा, तो फिर आपका परिवर्तन नकारात्मक होगा। ऐसा ही सही भी हो सकता है परिवर्तन और गलत भी हो सकता है। वृद्धिशील भी हो सकता है, आपको अपलिफ्ट करने वाला, ऊंचाई पर पहुंचाने वाला भी हो सकता है, या आपको गिराने वाला भी हो सकता है। तो परिवर्तन कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो है क्वांटिटेटिव, क्वालिटिव, राइट, रॉन्ग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, पर वो स्थायी होता है। व्यवहार में अगला पॉइंट, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होने से ही व्यक्ति में क्या क्या डेवलप होंगे, कौशल डेवलप होगा, स्किल डेवलप होगी, हथियार चलाना, जो है किसी प्रकार का उपकरण चलाना, किसी प्रकार की मशीनरी चलाना, जो भी चीज़ें हैं वो आप सीख पाएंगे। कंप्यूटर चलाना, ये कौशल डेवलप होगा। योग्यता आप में डेवलप होगी, एक अनुक्रिया डेवलप होगी। अनुक्रिया का अर्थ है कि आप रेस्पॉन्स कर पाएंगे जब परिस्थिति आएगी। आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो जब भी कंप्यूटर आपके सामने आएगा और आपको कहा जाएगा कि इस पे ये कार्य कीजिए, तो आप तुरंत अपनी अनुक्रिया दे पाएंगे, तो जिनका उपयोग बाद में किया जाता है। चलिए, तो ये इस प्रकार से 3 बड़े महत्वपूर्ण शब्दावली, बुद्धि, लर्निंग, और 3 शब्द हमने देखे, बुद्धि, लर्निंग, और साथ ही साथ हमने देखा आपके व्यक्तित्व। तो 3 ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, आप इनको याद रखें अच्छे से, इन पे प्रश्न आते हैं। चलिए, अगले कुछ शब्द जो है हम लेते हैं, वो लेते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित। एक प्रश्न आता है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी का अर्थ है काम नहीं मिलना, लेकिन बेरोजगारी बहुत तरह की होती है। उनमें से एक प्रकार है प्रतिरोधात्मक, घर्षणात्मक, फ्रिक्शनल बेरोजगारी। ये बाजार की अपूर्णता की एक अस्थायी घटना है। पहला तो समझे बाजार अपूर्णता क्या है। बाजार अपूर्णता, बाजार अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के बाजार माने गए, एक पूर्ण बाजार और एक होता है अपूर्ण बाजार। पूर्ण बाजार वो है जिसमें सभी श्रमिकों को कार्य प्राप्त हो जाता है, यानी बेरोजगारी शून्य रहती है। अपूर्ण बाजार वो है जिसमें वस्तुएं जो होती है वो समान प्रकार की नहीं होती है। आज का जो हम बाजार देखते हैं, चाहे मान लीजिए हम ले लेते हैं साबुन बाजार, साबुन बनाने का, जो जितनी भी फैक्ट्रियां, कंपनियां हैं, उनका बाजार लेते हैं, ये अपूर्ण बाजार है, क्योंकि सभी साबुन एक जैसे नहीं है, अलग अलग प्रकार के। तो आज के संदर्भ में, व्यवहारिक संदर्भ में यदि हम देखें तो सारे ही वस्तुओं के बाजार कैसे हैं, अपूर्ण है। तो दूसरी चीज़ का है कि ये एक अस्थायी घटना है, यानी परमानेंट नहीं है कि ये बेरोजगारी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसलिए कि श्रमिकों को कार्य अवसरों का ज्ञान नहीं होता। श्रमिकों को पता नहीं होता कि कौन से जो है अवसर है कार्य करने के, कहाँ कहाँ उनको कार्य प्राप्त हो सकता है, उसका ज्ञान उनको नहीं होता, इसलिए ये बेरोजगारी होती है। या उनका स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब है कि एक जगह से उन्होंने काम छोड़ दिया और अब दूसरी जगह काम तलाश कर रहे हैं। तो दूसरी जगह काम मिलेगा, काम छोड़ने से लेके दूसरी जगह काम प्राप्त होने तक, ये बीच की जो अवधि में वो बेरोजगार रहता है, उसको कहते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। तो या तो काम का ध्यान नहीं है कि कहाँ कहाँ कार्य उपलब्ध है, इसलिए वो कुछ दिन बेरोजगार बैठा रहता है। जो ही उसको जानकारी मिलती है कि हाँ यहाँ पे कार्य मिल रहा है, यहाँ पे कार्य है मेरे लिए, तो फिर वो बेरोजगारी समाप्त हो जाती। इसलिए कहा गया कि ये अस्थायी घटना है, सभी अर्थव्यवस्थाओं में ये होती है, थोड़ी बहुत मात्रा में। चलिए आगे लेते हैं एक और जो हमारे सिलेबस में है बिल्कुल, मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति क्या है? पहली चीज़ तो यह देखें कि मुद्रा की पूर्ति के लिए कहा गया है कि यह एक स्टॉक अवधारणा है। अब स्टॉक अवधारणा का क्या तात्पर्य है ये समझे। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार की अवधारणाएं होती है, एक स्टॉक और एक फ्लो। प्रवाह अवधारणा और स्टॉक अवधारणा। प्रवाह अवधारणा जो होती है वो एक समय अवधि में गणना की जाती है उसकी।
जबकि स्टॉक अवधारणा वो अवधारणा है जिसकी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे गणना की जाती है, एक निश्चित बिंदु पे, कि जैसे आज दिनांक है, मान लीजिए कि आपके 2 मई, तो 2 मई को शाम को 6 बज रहे हैं, तो शाम को 6 बजे 2 मई को उस चीज़ की यदि हम गणना करें तो उसको कहेंगे कि समय बिंदु पर। लेकिन अब हम वर्ष भर की गणना करेंगे, जैसे वर्ष 2020-21, तो ये जो अवधारणा पूरे वर्ष की हम गणना करें तो ये अवधारणा कहलाती है फ्लो अवधारणा। ये इतना ही याद रखें आप स्टॉक और फ्लो में। स्टॉक समय बिंदु से संबंधित है और फ्लो या प्रवाह अवधारणा समय अवधि से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित समय बिंदु पर देश के लोगों के पास उपलब्ध कुल मुद्रा स्टॉक से है। तो सिंपल है बिल्कुल कि देश के लोगों के पास कुल कितना मुद्रा स्टॉक है वो कहलाता है हमारी मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा स्टॉक कितना है, देश के लोगों के पास कितनी मुद्रा है, वो मुद्रा पूर्ति। लेकिन वो मुद्रा जरूरी नहीं है देश के लोगों के पास ही हो, उस मुद्रा को देश के लोग बैंक में, पोस्ट ऑफिस में जमा भी करवा देते हैं। ठीक है, तो उसको हम शामिल करें तो फिर मुद्रा की पूर्ति के 4 माप या अवधारणाएं बनते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, खूब पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से देखें। तो मुद्रा की पूर्ति की जो अवधारणा है उसको 2 भागों में भी हम बांट सकते हैं, संकुचित और विस्तृत। संकुचित में आएगी M1 और M2, ये क्या है अभी देखेंगे हम, और विस्तृत में आएगी M3 M4। अब एक जो ही हम देखेंगे उसमें एक एक चीज़ जोड़ते चलेंगे तो दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे फाइंड आउट हो जाएगी। M1 देखिए पहले तो, मुद्रा की पूर्ति की M1 अवधारणा क्या है या माप क्या है। जनता के पास करेंसी, जिसे C से व्यक्त किया गया है, यानी जनता के पास जो धन है, चाहे नोट हो चाहे सिक्के हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मांग जमाए, बैंकों में जो आपने या पोस्ट ऑफिस में जो जमाएँ करवा रखी है, डिमांड जमाएँ। डिमांड जमाएँ उन जमाओं को कहते हैं जो आप जब भी आप उनको वापस निकालना चाहे निकाल सकते हैं। जैसे बैंकों में खोला जाने वाला चालू खाता, चालू खाते में आप दिन भर में चाहे जितने व्यवहार कर सकते हैं और पैसा जमा भी करवा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो जो ऐसी जमाएं कि आपको मांगते ही वापस मिल जाए, तो एक प्रकार से वो आपके पास ना पड़ी हो के बैंक में पड़ी है, लेकिन आपके पास बिल्कुल उसका जो है फ्लो, जब चाहे आप उसका बना सकते हैं, जब चाहे आप उसको लिक्विड रूप में ही रख सकते हैं। तीसरा, आरबीआई के पास अन्य जमाएं, आरबीआई के पास अन्य मांग जमाएं, माफ़ कीजिए। तो कुल मिला के मांग जमाएं ही है ये आरबीआई के पास बैंकों द्वारा जो जमा की जाती है। जैसे हम लोग जो है चालू खाता खोलते हैं बैंक में और अपनी राशि जमा कराते हैं और जब भी हमें चाहिए वो तुरंत मिल जाती है। ऐसे ही जो व्यापारिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, वो आरबीआई के पास अपनी राशि जमा करवाते हैं मांग जमा के रूप में। तो 3 चीज़ें आ गई, जनता के पास करेंसी, मांग जमाए और बैंकों के पास, आरबीआई के पास अन्य मांग जमाई, ये कहलाएगी M1। दूसरा लेते हैं M2। अब M1 आपको ज्ञात है, M1 में एक चीज़ जोड़ दीजिए, डाक घर के अंदर जो आप बचत के रूप में, बचत खाते के रूप में जो जमा कराते हैं, डाकघर का जो बचत बैंक है उसमें जो जमा कराते हैं उसको M1 में जोड़ दीजिए तो आपको ज्ञात हो जाएगा M2। तो M2 बराबर M1 प्लस डाकघर के बचत बैंकों में जमाएं। अगला पॉइंट लेते हैं M3। अब M2 आपको ज्ञात हो गया, M2 में आप व्यापारिक बैंकों की सावधि जमाई यानी FD, फिक्स डिपॉजिट। व्यापारिक बैंकों में जो आप, व्यापारिक बैंक का अर्थ यहाँ ध्यान रखें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही नहीं है, निजी भी है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बैंक जो है व्यापारिक बैंक है। तो इन बैंकों में आप जो FD करवाते हैं उन सारी FD, देश भर की FD को यदि आप जोड़ दें M2 में तो M3 ज्ञात हो जाएगा। और M4 एक लास्ट अवधारणा है। M4 का अर्थ है कि M3 तो आपने ज्ञात कर ली, अब M3 में डाक घरों की कुल जमाएं जोड़ दीजिए। डाकघरों की जितनी भी जमाएं आप जमा करवाते हैं, सिवाय इसके बचत बैंक, डाकघरों का बचत बैंक अलग चीज़ है, उसमें जो जमा कराई है वो तो M2 का हिस्सा है, लेकिन डाकघरों की अन्य सारी जमाएं, एक चीज़ छोड़ देनी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC जो खरीदे जाते हैं, सर्टिफिकेट हैं, ये केंद्र सरकार के माध्यम से जारी किए जाते हैं
और ये भी एक प्रकार से एफडी की तरह ही लंबी अवधि के विनियोग हैं। तो यदि आप इनको छोड़ दें और बाकी की सारी जमाएं डाकघरों में जो भी करवाई है उनको M3 में जोड़ दें तो आपको ज्ञात हो जाएगा M4। चलिए, एक और मुद्रा की पूर्ति कौन करता है जारी? तो मुद्रा की पूर्ति देखिए कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है, रिजर्व बैंक नोट छापता है, हम जानते हैं। केंद्र सरकार भी करती है क्योंकि सिक्के और 1 रुपये का नोट केंद्र सरकार छापती है। और व्यापारिक बैंक भी करते हैं। व्यापारिक बैंक नोट तो नहीं छापते हैं पर साख का सर्जन करते हैं, चेक इशू करते हैं, सारी राशि आपको नहीं देते हैं, एक से दूसरे, एक से आपने जैसे मान लीजिए 10 लाख का लोन लिया, लेकिन 10 लाख आपके खाते में जमा कर देंगे और उस 10 लाख को आपके खाते में जमा कर देंगे, लेकिन आप क्योंकि 10 लाख पूरा एक साथ नहीं निकाल पाते हैं तो बैंक के पास 10 लाख हैं एक्चुअल में, उसी 10 लाख से वो 10 जनों को लोन दे देंगे। बैंक का एवरेज है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति 1 लाख से ज़्यादा नहीं निकालेगा। तो इस प्रकार से 10 लाख से उन्होंने 10 जनों को लोन दिया 10 लाख का, तो वास्तव में राशि का सर्जन हो गया 1 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से बैंक द्वारा भी साख का सर्जन किया जाता है। चलिए, तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है। एक छोटा सा पॉइंट है, आगे इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या है एक्चुअली ये गेट क्या है और WTO क्या है। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि गेट एक समझौता है, अस्थायी समझौता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। WTO जो बना 1 जनवरी 1995 को, उससे पहले जो समझौता चल रहा था देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, वो गेट था। तो उसके बाद गेट के स्थान ले लिया WTO ने। तो अंतर क्या है, गेट एक अस्थायी समझौता था, जबकि WTO क्या है कि WTO के जितने भी सदस्य देश हैं, आई थिंक 180 के आसपास सदस्य देश होंगे इसके। तो सदस्य देश जो हैं WTO के, उनकी संसद ने WTO में सदस्य बनने की स्वीकृति दी, अनुमोदन किया, और फिर वो जो संधि थी जिस पर हस्ताक्षर किए सदस्य देशों ने, उसके द्वारा स्थापित एक स्थायी संस्था है। तो अंतर दोनों में सिंपल है, गेट एक अस्थायी समझौता है जबकि WTO एक स्थायी संस्था है जो सदस्य देशों की संसद द्वारा उसकी स्थापना की संधि को, जिस पे सदस्य देशों ने साइन किए थे, को अनुमोदित किया, फिर वो बना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं इसमें जल्दी से। ये भी अर्थव्यवस्था से संबंधित बिंदु ही है और ये अपने सिलेबस में है, बड़ा महत्वपूर्ण है। प्री और मेन दोनों के सिलेबस में आप अच्छे से देखें इसको। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय की कुल मिला के 5 अवधारणाएं हैं, आप इनको अच्छे से देखें। राष्ट्रीय 6 अवधारणाएं, माफ़ कीजिए। एक तो GNP है, फिर NNP है, फिर NI है, उसके बाद PI है, और उसके बाद जो है आपकी DPI है, और लास्ट है GDP। ये 6 अवधारणाएं आप देखें, बिल्कुल सिंपल है, इनको इसी क्रम में आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पहले देखिए GNP देखते हैं। GNP का अर्थ है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य पर योग कहलाता है GNP। बहुत सरल कंसेप्ट है। एक अर्थव्यवस्था है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में एक साल के दौरान, एक वर्ष के दौरान जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनी हैं उनका मार्केट वैल्यू निकालिए और फिर सबकी मार्केट वैल्यू का योग कर लीजिए तो आपको ज्ञात हो जाएगी GNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आगे बढ़ते हैं NNP। GNP का थोड़ा सा परिष्कृत रूप है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। बस ये जो चीज़ आपने ऊपर निकाली है GNP, इस GNP में से घटा दीजिए डेप्रिशिएशन, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का अर्थ है कि वस्तुएं जो आपने बनाई उस दौरान जिन जिन संपत्ति का, जैसे मशीन का, भवन का आपने उपयोग किया, तो उनमें एक चीज़ आई होगी, वाहन का उपयोग किया, उसमें हुई होगी घिसावट, उसमें कमी हुई, कुछ न कुछ उसमें घिसावट हुई, वियर एंड टियर हुआ, उसमें कोई ना कोई कमी हुई। उस कमी को आप घटा दीजिए कि मैं कुछ चीज़ बनाने में, मशीन में जो घिसावट आई, भवन में जो घिसावट आई, या व्हीकल में जो घिसावट आई, उस घिसावट को यदि हम
जीएनपी में से घटा दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा एनएनपी। इसलिए इसके लिए वही परिभाषा है सेम जो ऊपर थी जीएनपी की, बस शब्द चेंज हो गया है। वहाँ बाजार मूल्य था, यहाँ पर आ गया है विशुद्ध मूल्य। तो ये आप याद रखें, जीएनपी और एनएनपी की परिभाषा एक सी है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है इनमें। बस फ़र्क इतना सा है कि उसमें जो है बाजार मूल्य था और इसमें विशुद्ध मूल्य था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं राष्ट्रीय आय। अब आपने एनएनपी ज्ञात कर ली, एनएनपी में से सूत्र को पहले देख लेते हैं फिर परिभाषा देख लेंगे। एनएनपी में से एक चीज़ तो घटा दीजिए और एक चीज़ जोड़ दीजिए। घटाना क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, और जोड़ना क्या है? सब्सिडी, अनुदान। अब ऐसा क्यों करना है? एक दूसरा सूत्र ये भी है, WRIP, ये भी है, लेकिन पहले इसको थोड़ा परिभाषा को देख लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाले भुगतानों का योग जो है एनआई यानी राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक वर्ष के दौरान उत्पादन के साधन है 4। उत्पादन के साधन 4 कौन कौन से हैं आप ध्यान रखें। एक तो होता है श्रम, एक होती है आपकी पूंजी, एक होती है आपकी भूमि, और एक होता है आपका साहसी। ये 4 साधन मिलके उत्पादन अर्थव्यवस्था में करते हैं। श्रम को क्या मिलती है? श्रम को मिलती है W, मजदूरी। भूमि को मिलता है लगान, जिसे कहते हैं रेंट। पूंजी को मिलता है ब्याज, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट। और साहसी को मिलता है लाभ, जिसे कहते हैं प्रॉफिट। तो इन चार जो साधन है उत्पादन के, इन 4 साधनों को कुछ भुगतान प्राप्त हुआ है। इन भुगतानों का WRI और P, ये 4 तरह के भुगतान मिले। इनका योग यदि आप कर लेते हैं तो यू विल फाइंड NI, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को दूसरा तरीका ये भी है निकालने का कि एनएनपी में से आप घटा दीजिए। अब क्यों घटाया? इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स जो है सरकार द्वारा लगाया है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई 100 रुपये की वस्तु है, उस पर 10% इनडायरेक्ट टैक्स यानी वैट लगाया है मान लीजिए, तो वो वस्तु बिकेगी अब 110 रुपये में। पर ये 110 रुपये साधन को प्राप्त नहीं होंगे, सभी साधनों में नहीं बटेंगे, क्योंकि 10 रुपये तो इसका कौन लेके जाएगी? सरकार लेके जाएगी। लेकिन दूसरी ओर सरकार क्या करती है? सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी देने से क्या होता है कि उस वस्तु का बाजार मूल्य कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को बनाने में लागत आई 100 रुपये, और सरकार ने कहा कि आप इसको ऐसा कीजिए, बाजार में 80 रुपये पे भी बेचिए उपभोक्ताओं को, तो और 20 रुपये हमसे ले लीजिए। जैसे LPG सिलेंडर पे इसी प्रकार से सब्सिडी सरकार देती है। तो 20 रुपये सरकार दे रही है LPG सिलेंडर वितरण करने वाली कंपनियों को, और 80 रुपये उपभोक्ता दे रहा है, कुल मिला के 100 हो रहा है। जो 100 रुपये आया उस कंपनी के पास, वो LPG सिलेंडर वाली कंपनी जैसे भारत गैस मान लीजिए, तो वो 100 रुपये को इन चारों में बांट देगी। इसलिए कहा गया है कि सब्सिडी को तो जोड़ दो, क्योंकि जब 80 रुपये बटेंगे तो 20 रुपये भी बढ़ जाएंगे। लेकिन इधर 110 रुपये जो आए उसमें से बटेंगे 100 ही, 10 सरकार ले लेगी वापस इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है, जबकि सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। तो ये आपकी NI हुई। अगली कंसेप्ट और ले लेते हैं हम इसी में, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो है व्यक्ति का आय यानी पर्सनल इनकम। अब व्यक्ति का आय क्या है? NI यदि आप समझ चुके हैं तो फिर व्यक्ति का आय को समझने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान सभी व्यक्तियों और परिवारों को वास्तव में प्राप्त होने वाली आय। ये बड़ा जो है कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भुगतान जो ऊपर आया इसमें NI में, कि मजदूरी मिली, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट मिला, ये मिल गया, तो फिर ये व्यक्ति का आय में भी तो वही बात लिखी है कि एक वर्ष के दौरान वास्तव में व्यक्तियों और परिवारों को, व्यक्ति परिवार कौन से है? वही उत्पादन के 4 साधन। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि जितनी आय, जैसे मजदूरी है या प्रॉफिट है या कोई रेंट है, इंटरेस्ट है, ये पूरा का पूरा नहीं दिया जाएगा। जब भी आप एक सिंपल चीज़ देखें, जब भी आपको किसी प्राइवेट कंपनी में या सरकारी संस्था में आप नौकरी करते हैं, मान लीजिए आपका वेतन है 10,000
ये कहलाता है आपका ग्रोस सैलरी, जिसमें बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए सब शामिल करके 10,000 बना। लेकिन आपको मिलता है 8,000 ही। 2,000 कहाँ गए? 2,000 कट जाते हैं आपके इंश्योरेंस के रूप में, एनपीएस के रूप में, पेंशन फंड के रूप में, प्रोविडेंट फंड के रूप में। इस तरह से 2,000 कट जाते हैं। तो आपको कितने मिले एक्चुअल में? 8,000 ही। यही पीआई है। ये 10,000 जो है एनआई है, लेकिन इसमें से कटने के बाद आपको मिले 8,000, ये पीआई है। तो वास्तव में कितना प्राप्त होता है वो पीआई है। तो कैसे निकालेंगे? पीआई बराबर एनआई में से घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए? एक और इसके अलावा भी चीज़ें हैं। कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स जो सरकार लगाती है कंपनियों पर, उस टैक्स को घटा दीजिए, क्योंकि वो सरकार ले लेगी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट ऐसा होता है जैसे कंपनी या व्यापारिक संस्था अपने पास रोक लेती है, उसको बांटती नहीं है ताकि भविष्य में कोई काम आए। और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये सारे एनपीएस हुआ या आपका इंश्योरेंस हुआ या आपका प्रोविडेंट फंड हुआ, उसमें जो आपकी कटौती होती है वो है। तो 3 चीज़ें कट गई कुल मिला के एनआई में से। एक तो कॉरपोरेट निगम कर घट गया, एक जो लाभ उन्होंने बांटा ही नहीं, अपने पास रोक लिया कि ये लाभ तो हम रखेंगे ताकि भविष्य में कोई संकट आ जाए तो उस समय काम मिले इसके, और तीसरा आपकी जो प्रोविडेंट फंड और एनपीएस ऐसा ही ये। लेकिन एक चीज़ जुड़ जाएगी यहाँ पर, वो है ट्रांसफ़र पेमेंट। अब ट्रांसफ़र पेमेंट को हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, यानी ये वह भुगतान है जो बिना किसी कार्य किए हुए भी सरकार लोगों को देती है। ध्यान रखिए, कार्य उन्होंने कुछ नहीं किया, सरकार लोगों को दे रही है। इसका एक उदाहरण है आपका बेरोजगारी भत्ता। तो बेरोजगारी भत्ता आपको प्राप्त हो रहा है, ये सरकार आपको दे रही है बिना कोई काम किए हुए। इसलिए ऐसी राशियाँ, इसी प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये राशियाँ आपको सरकार देती है बिना किसी कार्य को किए हुए। अतः इन चीज़ों को आप इसमें जोड़ देते हैं। तो कुल मिला के हमने यही तो लिखा है, वास्तव में क्या प्राप्त होता है ये देखना है। जो कट जाता है उसको घटा दो, और जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको जोड़ दो, तो आपको ज्ञात हो जाएगी पीआई। अब पीआई आपको प्राप्त हो गई, वास्तव में भुगतान प्राप्त हो गया। जैसे इस उदाहरण को देखें तो 8,000 आपको प्राप्त हो गई। अब इस 8,000 का आप क्या करेंगे? इस 8,000 का या तो आप उपभोग करेंगे या फिर आप बचत करेंगे। लेकिन इस 8,000 पर एक चीज़ आपको देनी पड़ेगी, और वो है आपका पर्सनल टैक्स, यानी जैसे इनकम टैक्स। पर्सनल डायरेक्ट टैक्स पीआई में से आप घटा दीजिए। पर्सनल डायरेक्ट टैक्स 8,000 के ऊपर मान लीजिए जैसे 5% टैक्स लगा, तो 8,000 में से 400 रुपये घट गए। अब आपके पास बच गए 7,600 रुपये। अब इस 7,600 का आप या तो करते हैं उपभोग या करते हैं बचत। तो आपका उपभोग और बचत दोनों जोड़ दें तो आपको ज्ञात होगी, वो कहलाएगी डीपीआई, यानी उपभोग्य व्यक्तिगत आय, डीपीआई डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो व्यक्तिगत आय पीआई में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर घटाने पर शेष आय उपभोग या बचत के लिए उपलब्ध होती है। तो कुल मिलाकर के ये जो है आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 5 पॉइंट यहाँ क्लियर हो गए हुए हैं। अब छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। छठा पॉइंट कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, जरा इस पर वापस आइए। जीएनपी, जीएनपी और जीडीपी की परिभाषा बिल्कुल सेम है, एक शब्द का अंतर है। देखिए जीएनपी की परिभाषा पुनः देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में, बस इसी शब्द का अंतर आएगा, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य पर योग। अब लास्ट में वापस देखिए इसकी परिभाषा, किसी देश के भीतर विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी किसी देश की जो भौगोलिक सीमा है उसके भीतर एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य पर योग होता है जीडीपी। तो क्या अंतर आया दोनों में? बाजार मूल्य सेम है, एक वर्ष समान है। अंतर सिर्फ इतना है कि जीएनपी में हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, और जीडीपी में बात करते हैं हम देश की भौगोलिक सीमा की। जैसे भारत का ये हम मैप लेते हैं, भारत के अंदर
विदेशियों ने आके उत्पादन किया चाहे भारतीयों ने उत्पादन किया, दोनों ने जो भी उत्पादन किया उसके हम बाजार मूल्य पर योग कर लेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगी जीडीपी। ठीक, लेकिन जब जीएनपी की बात करते हैं तो हम शब्द लेते हैं अर्थव्यवस्था। इसका मतलब है कि यहाँ हमें केवल भारतीयों द्वारा उत्पादन लेना है, भारतीयों द्वारा भारत में किया गया उत्पादन तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ भारतीयों द्वारा विश्व के अन्य देशों में, चाहे अमेरिका में, यूरोप में, चीन में, जापान में, कहीं पे भी उत्पादन किया है उसको भी लेना है। तो यानी पूरे विश्व स्तर पर भारतीयों ने जो उत्पादन किया है उसको हम लेते हैं जीएनपी में, लेकिन भारत की सीमा के अंदर भारतीयों ने और विदेशियों ने जो उत्पादन किया उसको लेते हैं हम जीडीपी में। यही बड़ा अंतर है। तो ये देखिए आगे लिखा, यह उत्पादन चाहे देशवासियों द्वारा किया जाए या विदेशियों द्वारा, जीडीपी में कोई भी करे बस भौगोलिक सीमा के अंदर करे, बात खत्म। तो जीएनपी और जीडीपी में अंतर का आधार है विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय। यानी जीएनपी में से हम घटा दें विदेशों से, जैसे अमेरिका में उत्पादन किया, यूरोप में किया, चीन में किया, वो आय जीएनपी में तो शामिल होती है लेकिन जीडीपी में नहीं होती। इसलिए जीएनपी से यदि आपको जीडीपी ज्ञात करनी है तो क्या कर लीजिए कि विदेशों से जो आय आपको प्राप्त हुई है, किसके द्वारा, भारतीयों ने जो वहाँ उत्पादन किया उसके द्वारा, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी विदेशों से जो आय आपको प्राप्त हुई है, साधन आय, साधन आय कौन सी है, वही चार है, ध्यान रखिएगा, WRI और P, ये चार प्रकार की आय जो विदेशों से अपने को भारतीयों ने कमा के दी है उसको आप घटा दीजिए, देन यू विल फाइंड जीडीपी फ्रॉम जीएनपी। इस प्रकार से ये 6 जो अवधारणाएं हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप इनको और अच्छे से पढ़ें तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि इनमें कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। क्रम से यदि आप इनको याद रखें, लॉजिकली याद रखें तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। चाहे आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी पहले रहे हो या नहीं रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए अगला पॉइंट एक और देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित ही है ये, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBM एक्ट, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ये है। और ये जो है केंद्र और राज्य सरकारों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए 144 से लागू किया गया। तो अभी तक मैं ये कहूँगा कि ये अधिनियम बहुत अच्छा था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति भारत में ऐसी है कि फिजिकल ये जो फाइनेंशियल अनुशासन है, वित्तीय अनुशासन का मतलब है कि जो अनावश्यक खर्च हो रहे हैं सरकारों में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उस खर्च को कैसे कंट्रोल करें। तो ये एक्ट बनाया था संसद ने, बहुत ही अच्छा एक्ट था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण ये अभी तक भी सफल नहीं हो पाया। तो इसमें कुछ टारगेट थे, देख लेते हैं। वो टारगेट अचीव नहीं हो पाए हैं मैक्सिमम। तो पहला है राजस्व घाटा, आगे हम घाटों के प्रकार देखेंगे तब आप समझेंगे राजस्व घाटा क्या होता है। 2008-9 तक करना है शून्य, जो अभी तक नहीं हो पाया है, राज्य सरकारों का और केंद्र सरकारों का नहीं हो पाया। कुछ एक सालों को छोड़ दें जिनमें हुआ है, बाकी नहीं। तो घाटे को बदलना था इनको सरप्लस में, अधिशेष में, लेकिन नहीं बदल पाए। दूसरा देखिए राजकोषीय घाटा, ये भी एक घाटे का प्रकार है। बजट के विभिन्न घाटे हम पढ़ेंगे आगे किसी वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा। आप फिलहाल याद रखें, पहला तो था राजस्व घाटा, उसको तो करना था 0, राजकोषीय घाटे को करना था 3% और फिर खत्म करना था। अभी तक भी ये खत्म नहीं हो पाया है। 1/4/2006 के बाद RBI से उधार नहीं लिया जाएगा, न केंद्र न राज्य, कोई सरकार रिजर्व बैंक से उधार नहीं लेगी, लेकिन उधार लगातार ले रही हैं सरकारें, ये हम देखते हैं। अतिरिक्त देनदारियाँ को 2007-8 तक 6% तक लाना, यानी RBI के अलावा जो देनदारियाँ उनको भी कम करनी है, और जो भी बाहर से कहीं से भी लोन लेती है सरकार वो 6% से ज़्यादा न ले। यानी पिछले साल यदि 100 रुपये का लोन लिया है तो इस साल 106 का ही ले, 107, 8, 9 का न ले। लेकिन ये भी कोई ज़्यादा
कारगर नहीं दिखता। और राजकोषीय पारदर्शिता की दिशा में प्रयास करना, यानी फिजिकल ट्रांसपेरेंसी रहे कि किस प्रकार सरकार के खर्चे हो रहे हैं, किस प्रकार उसको इनकम हो रही है, उस इनकम को किस में खर्च कर रही है, ये आम लोगों तक पहुँचे ये सूचना। तो इस दिशा में भी प्रयास हो रहे हैं, पर उतने अभी तक नहीं हो पाए। कुछ और छोटे छोटे ये पॉइंट है, जल्दी से हम इनको देख लेते हैं। हायर एंड फायर पॉलिसी, या हायर एंड फायर पॉलिसी हमारे जब उदारीकरण शुरू हुआ था 1991 से, उदारीकरण के ऊपर आगे देखेंगे किसी वीडियो में, तो वहाँ से ये चालू हुई। इसमें जो है यह है कि 1000 से कम कर्मचारी किसी उद्योग में काम करते हैं तो वो उद्योग उनको मुआवजा देकर बिना सरकार की अनुमति के जब चाहे निकाल सकता है। तो ये था हायर एंड फायर, यानी सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले थी, फिर बाद में इसको खत्म कर दिया। रिवर्स विज्ञापन देखिए, बिल्कुल उल्टा विज्ञापन करता है विक्रेता कि मैं अपना माल बेचना चाहता हूँ, लेकिन क्रेता विज्ञापन करे कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है वो ये विशेषताओं वाली, तो उसे कहते हैं हम रिवर्स विज्ञापन। एक एग्जिट पॉलिसी देखिए, एग्जिट पॉलिसी में वही है, छटनी वाली है कि उदारीकरण के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों से कर्मचारियों की छटनी करने के लिए 1992 में से अपनाया था कि जो सार्वजनिक उपक्रम है, जैसे आपके बैंक है, बीमा कंपनी है, BSNL है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये जो सरकार की कंपनियां और सरकार के उपक्रम हैं, उनमें से कर्मचारियों को निकाला जाए, छटनी की जाए, अक्षम कर्मचारियों को निकाला जाए। ये पॉलिसी लाई थी सरकार, लेकिन फिर विरोध ज़्यादा हुआ विपक्षी दलों का, तो इसको वापस ले लिया। टोबिन कर देखिए, टोबिन कर जेम्स अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन ने प्रस्ताव दिया था। ये विदेशी मुद्रा बाजार में जो सौदे होते हैं, विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा के लेन देन संबंधी जो सौदे होते हैं कि रुपए के बदले में डॉलर लिया या रुपए के बदले में फ्रैंक लिया, तो उन सौदों के ऊपर कहता है कि टैक्स लगाए जाने चाहिए। अगला पॉइंट है वित्तीय विवरण, ये कॉमर्स का पॉइंट आ गया। फिर आपका वित्तीय विवरण विश्लेषण क्या कहलाता है। वित्तीय विवरण क्या होता है, पहले तो हम देख चुके हैं पिछले पॉइंट में कि वित्तीय विवरण लाभ हानि खाता, आपका चिट्ठा, केस फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये वित्तीय विवरण होते हैं। इनका विश्लेषण करना, विश्लेषण का मतलब है कि इनकी आपसी जो सूचनाएं हैं उनका आपसी संबंध देखना विश्लेषण है। कैसे देखिए, वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित सूचनाओं, तथ्यों और आंकड़ों के आपसी संबंधों का विश्लेषण और व्याख्या करना, ताकि लाभदायकता और वित्तीय स्थिति के बारे में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो सके और विभिन्न निर्णय लिए जा सके। तो वित्तीय विवरण जो है आपके लाभ हानि खाता, चिट्ठा इत्यादि, उनमें जो सूचनाएं दिखाई गई है उनके आपसी संबंध आप देखें। इसमें एक अनुपात विश्लेषण एक विधि आएगी जो हम आगे देखेंगे, वो बड़ी महत्वपूर्ण है वित्तीय विवरण विश्लेषण की। तो उससे यह पता चल सकता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और क्या निर्णय उसको ठीक करने के लिए लिए जाने चाहिए। लास्ट आया है सेकंड लास्ट सॉरी, अंकेक्षण की विशेषताएं। अंकेक्षण की हम परिभाषा देख ही चुके हैं कि किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की विशेष और आलोचनात्मक जांच है जो स्वतंत्र व्यक्ति करता है और जिसका उद्देश्य होता है कि सही लाभ हानि का पता लगाना और सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना। तो उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। वो परिभाषा आपको याद है तो विशेषताओं में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कि अंकेक्षण किसी भी संस्था की लेखा पुस्तकों का किया जा सकता है। एक तो यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यवसाय करने वाली हो, गैर व्यावसायिक भी हो सकती है, जैसे कोई धर्मार्थ संस्था, चैरिटेबल ट्रस्ट या आपका कोई हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्था, उनकी भी हो सकता है अंकेक्षण। दूसरा है, ये केवल गणितीय शुद्धता की जांच नहीं है कि गणित की दृष्टि से सब ठीक है, नहीं, ये विवेचनात्मक जांच है। हमने पढ़ा आलोचनात्मक जांच है जिसमें वो कुछ न कुछ कमियां ढूंढता है फिर सुझाव देता है। यह कार्य प्रमाणकों और अन्य सूचनाओं के आधार पर किए जाते हैं। यानी जब आप किसी अकाउंट्स की बुक में कोई एंट्री देखते हैं तो आप एंट्री की सत्यता किससे मिलाएंगे कि आपके पास कोई बिल हो या आपके पास कोई वाउचर हो या आपके पास
कोई अन्य कोई सूचना, कोई प्रलेख हो कि भाई इसके आधार पे हमने ये एंट्री की है। तो इसलिए कहा है प्रमाण को और सूचना के आधार पर स्वतंत्र व्यक्ति करता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, निष्पक्ष होता है वो और बुद्धिमत्तापूर्ण पूरे तरीके से करता है। और जांच का उद्देश्य क्या है, जो हम पहले ही देख चुके हैं, लाभ हानि खाता और चिट्ठा की सत्यता को प्रमाणित करना। एक लास्ट इस वीडियो का पॉइंट देख लेते हैं, नीति शास्त्र के आयाम। ये नीति शास्त्र के कुछ प्रकार हैं, आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे वीडियो में डिटेल में। आप केवल इनका नाम याद रखें। एक तो होता है मानकीय यानी नॉर्मेटिव, दूसरा होता है व्यवहारिक नीति शास्त्र अप्लाइड, तीसरा होता है अधिनीति शास्त्र मेटा एथिक्स, जिसमें कि कोई है तो क्यों है उसके बारे में पता लगाया जाता है, और एक है वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव। तो 4 नाम याद रखने हैं, मानकीय, व्यवहारिक, वर्णनात्मक और अधिनीति शास्त्र। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं RAS परीक्षा की, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी अधिकाधिक इससे लाभ प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।